ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, समुद्री विज्ञान पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग प्रवाल भित्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। कोरल रीफ्स। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यह टॉपिक महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इस विषय को समझते हैं। दोस्तों, प्रवाल भित्तियों से संबंधित जो प्रस्तुत वीडियो है उसमें हम लोग जिन तथ्यों पर चर्चा करेंगे, आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रवाल भित्तियां हैं क्या। दूसरा, प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं, नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। तीसरा, कि प्रवाल भित्तियों के प्रकार और उनकी विशेषताओं को समझेंगे। और चौथा, कि प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला है स्थल खंड अवतरण सिद्धांत, सब्सिडेंस थ्योरी, जो डार्विन और डेविस के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और दूसरा है स्थिर स्थल सिद्धांत। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पहला मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत और डेली का हिमानी अपर्दन सिद्धांत। तो आइए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला कि प्रवाल भित्तियां क्या हैं। तो सागरीय जीव होते हैं मूंगा, इन्हें कोरल पॉलिप भी कहा जाता है। तो सागरीय जीवों मूंगा या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों के एक स्थान पर एकत्रीकरण तथा उनके संयोजन से निर्मित भित्तियां जो होती हैं उन्हें प्रवाल भित्तियां या कोरल रीफ्स कहा जाता है। ये जीव जो होते हैं वे उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा चूने पर निर्वाह करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पर, CaCO3। एक स्थान विशेष में इनकी संख्या अधिक होती है। ये चूने से अपना खोल बनाते हैं, अपना सेल बनाते हैं। जब इस खोल के अंदर का जीव मर जाता है तो इसके ऊपर दूसरा मूंगा या कोरल पॉलिप अपना खोल बनाता है और इस क्रिया के निरंतर चलते रहने से एक भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो प्रवाल भित्तियां जो है वस्तुतः समुद्री जीव मूंगा या कोरल पॉलिप के अस्थि पंजरों या उनके सेलों के एक स्थान पर एकत्रीकरण और उनके संयोजन से निर्मित होती हैं। आप जान लें कि भारत में प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में पाई जाती हैं। आगे बढ़ें। अब प्रवाल के विकास के लिए आवश्यक दशाएं क्या होती हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रवालों का विकास निश्चित दशाओं में ही संभव हो पाता है। आप इन दशाओं को समझ लें। पहला, कि प्रवाल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं क्योंकि इनके जीवित रहने के लिए उच्च तापक्रम की आवश्यकता होती है, जो लगभग 68 डिग्री से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। परंतु अधिक उष्णता तथा अधिक शीतलता दोनों ही इसके लिए हानिकारक होती है। दूसरा, कि गहराई जो है सामान्यतः 200 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे अधिक गहराई में सूर्य विकिरण जो है वह नहीं पहुंच पाता है और ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। तो इस कारण 200 फीट से अधिक गहराई में सामान्यतः ये जीव जो हैं मूंगा या कोरल पॉलिप वो मर जाते हैं। हालांकि कई स्थानों पर यह 300 फीट गहराई में भी पाए जाते हैं, तो ये अपवाद है। तीसरा, कि प्रवालों के लिए
अत्यधिक अवसाद युक्त जल तथा अधिक स्वच्छ जल दोनों ही विनाशकारी होते हैं। जिस जल में अवसाद की मात्रा अधिक होती है तो वो अवसाद जो हैं वो इनके खोल के मुंह को बंद कर देते हैं, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह नदियों के मुहानों पर जहाँ स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है वहाँ ये प्रवाल भित्तियाँ या प्रवाल जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो स्वच्छ जल से इनके विरोध को यह बात व्यक्त करता है। तो अधिक अवसादयुक्त जल और अधिक स्वच्छ जल दोनों ही इनके लिए हानिकारक होते हैं। आगे बढ़ें। अब चौथा कि अत्यधिक सागरीय लवणता जो ओशन सैलिनिटी होती है और वो जब अधिक होती है तो वह भी प्रवालों के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि अधिक लवणता युक्त जल में चूने का कार्बोनेट जो है, जो इनका मुख्य भोजन होता है, उसकी कमी रहती है। इसके विकास के लिए जो आइडियल सैलिनिटी है वह 27 ppt से 30 ppt तक ही होनी चाहिए। पांचवा कि प्रवाल के विकास के लिए विस्तृत अंतःसागरीय चबूतरों की आवश्यकता होती है, जिनके ऊपर प्रवाल अपना घरौंदा बनाते हैं। इन अंतःसागरीय चबूतरों की स्थिति सागर तल से 50 फैदम अर्थात 1 फैदम में 6 फीट होता है, तो मतलब कि 300 फीट तक होनी चाहिए। इनका विकास 2 रूपों में होता है। प्रथम, प्रवाल ऊपर की ओर बढ़ते हैं जब तक कि ये सागर तल से ऊपर नहीं हो जाते। दूसरे, वहां से इनका विस्तार बाहर की ओर होता है। छठी जो दशा है वह महासागरीय तरंगे, धाराएं आदि प्रवालों के विकास के लिए अनुकूल होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा इनके खाद्य पदार्थ लाए जाते हैं। यही कारण है कि बंद सागरों में, लैगूनों के भीतरी भागों में प्रवाल का विकास नहीं होता है, क्योंकि वहाँ महासागरीय तरंगे, धाराएं पहुँच नहीं पाती हैं। आगे बढ़ें। अब हम लोग प्रवाल भित्ति के प्रकारों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, महासागरों में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों को आकृति के आधार पर 3 प्रकार के प्रवाल भित्तियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है तटीय प्रवाल भित्ति अर्थात फ्रिंजिंग रिफ्स। तो महाद्वीप एवं द्वीप के किनारे निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति तटीय प्रवाल भित्ति कहलाती है। इनका जो सागरवर्ती भाग जो होता है अर्थात सागर की ओर जो हिस्सा होता है इनका, वह तीव्र ढाल वाला तथा तट अभिमुख भाग अर्थात जो भाग तट की ओर होता है वह मंद ढाल वाला होता है। इनका ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ होता है। भित्तियां प्रायः स्थलीय भागों से सटी रहती हैं, पर कभी कभी इनके तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण उनमें छोटे छोटे लैगूनों का निर्माण भी हो जाता है। इसका उदाहरण है सकाउ द्वीप, दक्षिणी फ्लोरिडा, मलेशिया द्वीप के सहारे इस प्रकार की तटीय प्रवाल भित्तियां अर्थात फ्रिंजिंग रिफ्स पाए जाते हैं। तो ये तटीय प्रवाल भित्तियों के कुछ उदाहरण हैं। आगे बढ़ें। दूसरी प्रवाल भित्ति जो होती है वह अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती है अर्थात बैरियर रिफ्स। तो सागरीय तट से कुछ दूर किंतु उनके समानांतर स्थित बृहद संरचना वाली प्रवाल भित्ति अवरोधक प्रवाल भित्ति कहलाती है। इनका ढाल 45 डिग्री तक पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः यह 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच पाया जाता है। तट तथा इनके बीच माने तट और बैरियर रिफ्स जो होते हैं उनके बीच छिछले लैगूनों का निर्माण हो जाता है। ये भित्तियां अविच्छिन्न रूप में नहीं मिलती है अर्थात कंटिन्यूअस रूप में नहीं पाई जाती हैं। बीच बीच में जो लैगून होते हैं उनका संपर्क छोटे छोटे द्वारों के माध्यम से सागर से बना रहता है।
इन द्वीपों को ज्वारीय प्रदेश मार्ग अर्थात टाइडल इनलेट कहा जाता है। इनका आधार कभी कभी अधिक गहरा होता है, जो सामान्य प्रवाल विकास सीमा जो है 300 फीट की, उसको भी पार कर जाता है। तो बैरियर रीफ्स अवरोधक प्रवाल भित्ति का सर्वप्रमुख उदाहरण ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो ग्रेट बैरियर रीफ है, यह संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, अवरोधक प्रवाल भित्ति है, बैरियर रीफ्स है। आगे बढ़ें। तीसरी प्रमुख प्रवाल भित्ति है, उसे वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल कहा जाता है। इस प्रकार की प्रवाल भित्ति चारों ओर से घिरी होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की प्रवाल भित्ति जिनके बीच कोई द्वीप नहीं पाया जाता है। दूसरी प्रकार की वे हैं जिनके मध्य द्वीप पाए जाते हैं, तथा तीसरे वे हैं जिनमें कोई द्वीप तो नहीं पाए जाते, परंतु सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से बीच में द्वीप जैसी संरचना बन जाती है। तो वलयाकार प्रवाल भित्ति या एटॉल के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। जैसे मालदीव में जो पाया जाता है वह एटॉल है, मार्शल द्वीप और तुआमोतो द्वीप समूह एटॉल के सर्वप्रमुख उदाहरण हैं। दोस्तों, इसमें रेखा चित्र के माध्यम से तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और एटॉल या वलयाकार प्रवाल भित्ति का एक रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसे आप ध्यान से देख लें। आगे बढ़ें। अब हम लोग प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके संबंध में परस्पर विरोधी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। इस संदर्भ में प्रतिपादित सिद्धांतों को मुख्यतः 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला स्थल खंड अवतलन सिद्धांत अर्थात सब्सिडेंस थ्योरी। इसके अंतर्गत डार्विन तथा डेविस का स्थल खंड अवतलन सिद्धांत शामिल है। और दूसरा है स्थिर स्थल सिद्धांत। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत और दूसरा डेली का हिमानी अपर्दन सिद्धांत। तो आइए इन सिद्धांतों को देखें। सबसे पहले हम लोग डार्विन तथा डेविस का स्थल खंड अवतलन सिद्धांत इसे देखते हैं, अर्थात सब्सिडेंस थ्योरी को देखते हैं। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं चार्ल्स डार्विन हैं, जिन्होंने 1937 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी सिद्धांत को 1914 से 1918 के मध्य डेविस ने इसे प्रस्तुत किया। वर्तमान में यह सिद्धांत जो है काफी लोकप्रिय है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी स्थल या द्वीप पर निर्मित हुई प्रवाल भित्तियां स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि इसमें लगातार अवतलन होता है, अर्थात ये नीचे की ओर धंसते हैं। और इसका कारण है कि जो इसके नीचे स्थित स्थल खंड जो है वह अवतलित होता है इस सिद्धांत के अनुसार। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रवाल भित्तियों के निर्माण के क्रमिक विकास की अवस्थाएं होती है इस सिद्धांत में। पहली अवस्था सर्वप्रथम अंतःसागरीय आदर्श चबूतरे के साथ प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है एवं उनका ऊपर की ओर विकास प्रारंभ होता है। यह विकास ऊपर की ओर सागर तल तक होता है, जिसके कारण तटीय प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। तो पहली अवस्था है इस सिद्धांत की। दूसरी अवस्था में इसके पश्चात स्थल खंड के अवतलन के कारण प्रवाल अधिक गहराई तक पहुंच जाते हैं। परिणाम स्वरूप जीवित रहने तथा भोजन आदि प्राप्त करने के लिए वे तेजी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तट के पास इनकी वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वहां भोजन का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप तट तथा भित्ति के बीच लैगून का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार अवरोधक प्रवाल भित्तियों की
उत्पत्ति होती है। जो तीसरी अवस्था है सिद्धांत का, पुनः स्थलखंड का अवतलन होता है तथा द्वीप जो है पूर्णतः जलमग्न हो जाता है और उसके चारों ओर वलयाकार प्रवाल भित्ति अर्थात एटॉल का निर्माण हो जाता है। स्थलखंड के निरंतर अवतलन के बावजूद लैगून की गहराई बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि उसमें निरंतर अवसादों का जमाव होता रहता है। तो इस सिद्धांत की ये 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं जो स्थलखंड अवतलन सिद्धांत है। आगे बढ़ें। अब ये स्थलखंड अवतलन सिद्धांत है, उसका कई तथ्यों के आधार पर उसका सत्यापन किया गया है। तो सबसे पहली बात कि लैगून जो बनते हैं इसमें वह निरंतर छिछला बना रहता है और यह स्थलखंड के अवतलन को इंगित करता है, क्योंकि अगर स्थलखंड अवतलित नहीं होता तो लैगून समाप्त हो जाते अवसादों के जमा होते रहने से। लेकिन लैगून जो होते हैं वो हमेशा छिछला बने रहते हैं, तो इससे साबित होता है कि स्थलखंड का अवतलन हो रहा है। दूसरा कि प्रवाल भित्ति वाले द्वीपों के किनारे पर क्लिफ नहीं पाए जाते हैं जो स्थलखंड के अवतलन को ही व्यक्त करते हैं। प्रशांत महासागर में जिन भागों के सहारे उत्थित पुलिन पाए जाते हैं उनके सहारे प्रवाल भित्तियों का पूर्णतया अभाव होता है। तीसरा कि एटॉल युक्त द्वीपों के ऊपरी भाग अत्यधिक खड़े ढाल वाले होते हैं। इस तरह का अत्यंत तीव्र ढाल जो है पर्वतीय शिखर के ऊपरी भाग पर ही मिलता है, जिससे स्थलखंड का अवतलन प्रमाणित होता है। प्रवाल भित्तियों की मोटाई ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती जाती है, जिससे प्रमाणित होता है कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण अवतलित होते हुए आधार पर ही होता है। तो इन तथ्यों के आधार पर इस सिद्धांत का सत्यापन किया गया है भूगोल वेताओं के द्वारा। आगे बढ़ें। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है, कुछ कमियां भी हैं। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद इस सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। पहला कि यदि तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति एवं वलयाकार प्रवाल भित्ति ये विकास की अवस्थाएं हैं, तो एक ही द्वीप के सहारे एक ओर तटीय प्रवाल भित्ति तथा दूसरी ओर अवरोधक प्रवाल भित्ति नहीं मिलनी चाहिए, जबकि नए खोजों से यह प्रमाणित हो चुका है। दूसरा कि अगर स्थलखंड के अवतलन के सिद्धांत को मान भी लिया जाए तो प्रशांत महासागर के अधिकांश द्वीप भविष्य में जलमग्न हो जाएंगे। तीसरा, कभी कभी प्रवाल भित्तियां उठते हुए द्वीपों के सहारे भी पाई जाती हैं। तो इन तथ्यों के आधार पर इस सिद्धांत की कमियों को व्यक्त किया गया है। इसे आप ध्यान से देख लें। 1914 से 1918 के मध्य अमेरिकी भूगोलवेता डेविस ने प्रवाल भित्तियों के निर्माण से संबंधित डार्विन के अवतलन सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा अनेक भौतिक प्रमाणों द्वारा प्रस्तुत किया, और इस प्रकार डेविस ने डार्विन के मत का ही समर्थन किया था। तो ये डेविस और डार्विन के द्वारा प्रस्तुत किया गया स्थलखंड अवतलन सिद्धांत है। आगे बढ़ें। अब हम लोग स्थिर स्थल सिद्धांत को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि इस सिद्धांत के 2 वर्ग हैं। पहला, स्थिर सागर एवं स्थल के साथ अंतः सागरीय चबूतरों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। माने सागर तली और स्थल जो हैं वो स्थिर हैं, और इस कंडीशन में अंतः सागरीय चबूतरों पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। और दूसरा कि सागर तल में गिरावट के कारण अंतः सागरीय चबूतरों पर प्रवाल भित्तियों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं प्राप्त होती हैं। तो जो प्रथम वर्ग है, जो स्थिर सागर एवं स्थिर स्थल सिद्धांत का प्रतिपादक है, तो प्रथम वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक मर्रे हैं।
इनका सिद्धांत स्थिर सागर एवं स्थिर स्थल सिद्धांत कहा जाता है, जबकि दूसरे वर्ग के सिद्धांत के प्रतिपादक डेली हैं, जिनका सिद्धांत हिमानी अपर्दन सिद्धांत कहा जाता है। आइए इन दोनों को देखें। सबसे पहले हम लोग मर्रे का जो स्थिर स्थल सिद्धांत है, स्थिर सागर और स्थिर स्थल सिद्धांत, उस पर चर्चा करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता यह है कि प्रवाल जो है वो 30 फैदम अर्थात 180 फीट की गहराई तक ही पनप सकते हैं। सागर तल तथा स्थल जो है स्थिर होते हैं, जिनके ऊपर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। यदि ये स्थल प्रवाल गहराई अर्थात 180 फीट से नीचे होते हैं तो उन पर अंतःसागरीय पैलिजोइक जमाव होने से ये आवश्यक गहराई प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात 180 फीट अंतःसागरीय चबूतरा जो 180 फीट से नीचे है सागर तली से, तो उस पर पैलिजोइक जमाव होता है, निक्षेप होता है, और इस जमाव या निक्षेप के कारण ये आवश्यक गहराई जो है 180 फीट की वह प्राप्त कर लेता है और तब उन पर प्रवालों का विकास होता है। पुनः ये जो अंतःसागरीय चबूतरा 180 फीट से ऊपर होता है तो अपर्दन तथा घुलन क्रिया के द्वारा प्रवाल विकास की आवश्यक गहराई जो है वह प्राप्त कर लेता है। तो 180 फीट जो की गहराई है उससे ऊपर यदि कोई स्थल खंड है या अंतःसागरीय चबूतरा है तो घुलन क्रिया के द्वारा या अपर्दन के कारण जब वह 180 फीट की गहराई प्राप्त कर लेता है तब उस पर प्रवालों का विकास होता है। तो प्रारंभ में प्रवाल का विकास ऊपर की ओर होता है तथा आगे चल करके यह बाहर की ओर होने लगता है। तटीय प्रवाल में निरंतर विकास के कारण अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। पुनः स्थल खंड तथा प्रवाल के बीच के भाग के घुल जाने के कारण प्रवाल का चतुर्दिक विकास हो जाता है, जिससे एटॉल का निर्माण होता है। तो मर्रे का स्थिर सागर और स्थिर स्थल सिद्धांत वह बताता है कि सागर तल और स्थल स्थिर है और प्रवाल का विकास 180 फीट गहरे अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है। जो चबूतरे 180 फीट की जो आवश्यक गहराई है उससे ऊपर है तो वह घुलन या अपर्दन के कारण 180 फीट की गहराई प्राप्त करता है, और जो अंतःसागरीय चबूतरा 180 फीट से नीचे है उस पर पैलिजोइक जमाव होने से वह आवश्यक गहराई 180 फीट की गहराई प्राप्त कर लेता है और तब उस पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण या विकास होता है। आगे बढ़ें। अब इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है कुछ तथ्यों के आधार पर। तो पहला कि मर्रे ने एक ही स्थान पर 30 फैदम की गहराई अर्थात 180 फीट की गहराई तक अपर्दन एवं निक्षेपण दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है, जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। दूसरा कि मर्रे ने लैगून के निर्माण को प्रवाल भित्ति तथा स्थल खंड के बीच के भाग के घुल जाने का परिणाम बताया है, जो मान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि घुलन क्रिया इतनी सक्रिय है तो इसमें अंतःसागरीय चबूतरों पर स्थित पैलिजोइक निक्षेपों को भी घुल जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तीसरा कि प्रवाल के 180 फीट से अधिक गहराई में पाए जाने की जो तथ्य सामने आए हैं तो इसका यह सिद्धांत व्याख्या नहीं कर पाता है। इससे अधिक गहराई में भी प्रवाल पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया। तो इन तीन तथ्यों के आधार पर मर्रे के स्थिर स्थल और स्थित सागर सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आगे बढ़ें। अब दूसरा सिद्धांत जो है वह डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत अर्थात ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी है। तो डेली ने 1915 में अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
इसके अनुसार सागरों में प्रवाल भित्तियों का निर्माण प्लीस्टोसीन हिम काल के बाद हुआ। प्लीस्टोसीन हिम काल के समय सागरीय जल के हिम में बदल जाने के कारण अर्थात बर्फ में बदल जाने के कारण सागर तल में 33 से 38 फैदम तक का अवनयन अर्थात लोअरिंग हो गया। हिम जब पिघलता है तो जल का स्तर जो है वह नीचे गिरता है। तो जब प्लीस्टोसीन हिम काल आया तो उस समय सागरीय जल हिम में बदल गया और उसके कारण सागर तल में 33 से 38 फैदम तक का अवनयन अर्थात लोअरिंग हो गया। इस प्रकार तापमान में कमी के कारण सागरीय जल में स्थित संपूर्ण प्रवाल मर गए और इस हिम ने समस्त सागरीय भाग का जो स्थल खंड था उसका भी अपर्दन 33 से 38 फैदम तक कर दिया। जब इस हिम काल की समाप्ति हुई तो हिम के जल में परिवर्तित हो जाने के कारण सागर तल पुनः 33 से 38 फैदम तक ऊपर उठ गया। परिणाम स्वरूप हिम काल में हिम द्वारा अपर्दित चबूतरे अर्थात बर्फ ने जो अंतःसागरीय चबूतरों का अपर्दन किया था वो 38 फैदम की गहराई तक डूब गए। पुनः शेष बचे हुए प्रवालों एवं नए प्रवालों ने इन चबूतरों पर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया। तो ये डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है। हिम द्वारा अपर्दित स्थल खंड पर प्रवाल भित्तियों के निर्माण की बात ये डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत करता है। इस कारण तटीय प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति हुई। चौड़े चबूतरों पर अवरोधक प्रवाल भित्ति का निर्माण हुआ। एटॉल का निर्माण एकाकी अंतःसागरीय पठारों के ऊपर हुआ। प्रवाल भित्ति एवं स्थल के मध्य सामान्य गहराई वाले लैगूनों का निर्माण हुआ। अब इस सिद्धांत की आलोचना इन 3 तथ्यों के आधार पर की जाती है। पहला कि चूंकि इसके अनुसार लैगूनों की गहराई जो है सामान्य होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा, यदि सागर तल में अवनयन हुआ तो तटों तथा द्वीपीय किनारों पर क्लिफ का निर्माण हुआ होगा, परंतु वे इस समय दिखाई नहीं देते हैं। और तीसरा, यदि हिम काल के समय 33 से 38 फैदम तक की सभी सागरीय भागों का अपर्दन हो गया तो तट तथा प्रवाल भित्तियों के मध्य द्वीप नहीं मिलने चाहिए, जबकि द्वीप मिलते हैं। तो इन 3 तथ्यों के आधार पर डेली के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत की आलोचना की जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सिद्धांत भी प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं कर पाता है। इस परिस्थिति में डार्विन एवं डेविस का अवतलन सिद्धांत ही इसकी अधिकांश विशेषताओं की सही व्याख्या करता है, इसलिए यह सिद्धांत मान्य है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।